नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं हमारा प्राइम टाइम शो मंथन। आज हम देश और दुनिया के सबसे बड़े और संवेदनशील मुद्दे प्रदूषण की बात करेंगे। दरअसल सेमिनार, बैठकों और विमर्श के बाद अब यह मुद्दा पहली बार देश की संसद में गूंजा है। हाल ही में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने संसद परिसर में प्रदूषण के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, तख्तियां लेकर, और कई अखबारों में उन्होंने लेख भी लिखे थे। सोनिया गांधी ने चिंता जाहिर करते हुए बहुत गंभीर विषय इसे बताया था और कहा था कि इसका तुरंत निदान होना चाहिए। आज संसद के जो शीतकालीन सत्र के 12वें दिन, 12 दिन बीत गए, बहुत सारे हंगामे बवाल हुए और इस दौरान केवल 3 बिल पास हुए। बाकी बचे 7-8 दिनों में 8-9 बिल भी पास होने हैं। रोज हल्ला गुल्ला, बहिष्कार। लेकिन आज लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक ऐसा मुद्दा रखा जिसे सत्ता पक्ष ने भी उस पर चर्चा, उस पर व्यवस्था की सत्ता पक्ष ने भी तत्काल हामी भर दी। यह मुद्दा था प्रदूषण की विकट और भयानक समस्या का। और राहुल गांधी ने कहा कि भाई, बहुत सारे मुद्दों पर हम लोग अलग वैचारिक रूप से अलग रहते हैं, अलग अलग सोचते हैं। ये वैचारिक मुद्दा नहीं है, ये सब लोगों का मुद्दा है, आम आदमी का मुद्दा है। लोकसभा के अंदर जिस तरीके से राहुल गांधी ने प्रदूषण के मुद्दे को जिस संजीदगी से उसका रेखा चित्र खींचा, शब्द चित्र खींचा अपने शब्दों के माध्यम से, वो बड़ा महत्वपूर्ण था। राहुल गांधी ने कहा कि देश के प्रमुख शहरों में कंबल की तरह जहरीले प्रदूषण के आवरण ने एक कंबल के रूप में शहरों को ढक रखा है। इससे छोटे छोटे बच्चों को सांस लेना मुश्किल है। नौजवान और उम्रदराज लोग, मजबूत जो पक्की उम्र के लोग हैं, वो कैंसर और तमाम तरीके की बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। और बुजुर्गों को सांसें नहीं आ रही हैं, मतलब उनकी सांसें रुक रही हैं। इतना भयानक मुद्दा है, इतनी भयानक समस्या है। और भारत कई बार तो देश नहीं, दुनिया, मतलब भारत देश में कई ऐसे शहर हैं, उत्तर प्रदेश का कानपुर भी इनमें कई बार अपना नाम लिखा चुका है, देश में नंबर 1 और दुनिया के कुछ शहरों में, प्रदूषित शहरों में। तमाम जगह प्रदूषण की मार है। और दिल्ली इस वक्त महीनों से ऐसा है कि बहुत सारी खबरें हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, लोग पलायन कर रहे हैं। जिनके पास थोड़ा भी कहीं साधन है, जल जंगल जमीन है, वो शिफ्ट कर रहे हैं कि भाई जीवन से बड़ा कुछ नहीं है, पैसे वैसे तो आ जाएंगे। तो दिल्ली का प्रदूषण इस समय देश में नंबर 1 पर है। वहाँ का AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स, बड़ी भयानक है। और देश के तमाम शहरों में हालात हैं। एक खबर जरूर आई कि उत्तर प्रदेश की सरकार को विश्व बैंक मदद करेगा और सरकार एक योजना लेकर आ रही है प्रदूषण से निपटने के लिए, योगी आदित्यनाथ की सरकार। लेकिन संसद में पहली बार अगर कहा जाए हालिया दिनों में, तो कोई बहुत काम का मुद्दा, आज बहुत सारे मुद्दे, बड़े चटकारे वाले मुद्दे मेरे पास थे, लेकिन मुझे पहली बार बहुत दिनों के बाद लगा कि संसद में किसी काम के मुद्दे पर चर्चा होगी। बहुत सारे हैं, मैं ये नहीं कहता कि सारे बेकाम के मुद्दे हैं, लेकिन ज़्यादातर समय बर्बाद होता है, हल्ला गुल्ला, नेहरू ने क्या किया, मोदी ने क्या किया, RSS ने क्या किया, इसी पे चला जाता है। काम के मुद्दों पर चर्चा नहीं होती। बिल जरूर पास होते हैं, वो काम के होते हैं, लेकिन जो चर्चा होनी चाहिए, जो गंभीरता होनी चाहिए, वो काम के मुद्दों पर कम, एजेंडा अपना अपना ज़्यादा चलाते हैं राजनीतिक दल। पहली बार लंबे अरसे के बाद प्रदूषण का मुद्दा संसद के पटल पर रखकर राहुल गांधी ने जो काम किया है वो बेहतरीन है। और सत्ता पक्ष ने इस पर एक गंभीर चर्चा और गंभीर व्यवस्था भी करने, एक गंभीर कार्य योजना बनाने के जो संकेत दिए हैं, भी बहुत सराहनीय है। जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है, उसमें भी कांग्रेसी सांसदों ने इस मुद्दे को उठाया था। किरण रिजिजू संसदीय मंत्री ने राहुल गांधी के इस प्रस्ताव के बाद
उन्होंने सैद्धांतिक रूप से इस पर सहमत जताई और कहा कि संसदीय जो कार्य समिति है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है, उसमें मुद्दा उठ चुका है, लेकिन हम सब सहमत हैं और इस पर गंभीर चर्चा के साथ साथ इसमें व्यवस्था होनी चाहिए। तो संसद के पटल पर अब ये मुद्दा आ गया है। मुझे लगता है कि अब दिल्ली समेत देश के जो प्रमुख प्रदूषित शहर हैं उनके लोगों के लिए एक राहत भरी खबर है और संसद, मुझे उम्मीद है पूरी कि संसद इस पर गंभीर चर्चा करेगी। लेकिन जहां राहुल गांधी संसद के अंदर प्रदूषण और खासतौर पर वायु प्रदूषण, धुआं, धूल, धक्कड़, इसके भयानक खतरों की ओर आगाह कर रहे थे और इस पर चर्चा और कार्ययोजना बनाने में सरकार को पूरी मदद करने और सरकार की उन्होंने तारीफ भी की। इसके लिए उन्होंने पूरी हामी भी भरी और कहा कि हम सब पूरा सहयोग करने को तैयार हैं। इसी संसद परिसर में टीएमसी के एक सांसद धूम्रपान करते नजर आए तो भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद और मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत और गिरिराज सिंह ने उन्हें टोका कि सार्वजनिक जगह ठीक नहीं है धूम्रपान करना। ये बात ठीक है, धूम्रपान एक तो करना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं इसका बहुत व्यक्तिगत रूप से विरोधी हूँ और अगर आप बहुत ही आप लती भी हैं तो आप सार्वजनिक रूप से तो कर ही नहीं सकते, नहीं 10 लोगों को और आप एडिक्ट बनाएंगे, उनके फेफड़े ले जाएंगे, तो बिल्कुल नहीं। ये ऐतराज उनका बिल्कुल जायज़ था, लेकिन इसका एक दूसरा भी पहलू है। ये दोनों मंत्रीगण, सांसदगण, तमाम लोग जो संसद में बैठते हैं उसी दिल्ली में रहते हैं जहां सांस लेना मुश्किल है, उसी दिल्ली में रहते हैं जहां की हवा इतनी जहरीली है, इतनी खराब है कि बस पूछिए मत। लेकिन एक शब्द नहीं निकला किसी भी सदस्य का, राहुल गांधी से पहले पक्ष विपक्ष किसी सांसद का कि जुबान नहीं फूटी, जुबानों पर ताले लगे हुए हैं प्रदूषण के मसले पर, मुंह में टेप लगा हुआ है, क्या लगा हुआ पता नहीं। हो सकता है मेरे शब्दों का चयन खराब हो, मानी सांसदों के बुरा लग जाए तो मैं एडवांस में खेद व्यक्त कर रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि कड़े शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए जनहित के मुद्दों पर। मैं जनता का वकील हूं और जनता के लिए अगर मुझे कोई दंड भी मिलेगा तो मैं स्वीकार करूंगा, क्योंकि प्रदूषण एक बहुत बड़ी और अहम समस्या है और इसमें आपकी पीढ़ी बर्बाद हो रही, भयानक तरीके से पीढ़ी बर्बाद हो रही। धन्यवाद राहुल गांधी का, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया इस देश की जनता की तरफ से, और धन्यवाद सरकार का भी कि वो संजीदा दिख रही है। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे और सांसद जिस तरीके से टोका टाकी करते हैं अच्छी बात है, इसी तरीके से प्रदूषण के मसले पर भी संसद में एकजुट होकर बोलें, एक राय होकर बोलें, आरोप प्रत्यारोप से बचें और प्लीज प्रदूषण के लिए नेहरू जी को मत ठहराइएगा। आज यही सवाल कि सांसें हमारी संकट में हैं, संसद में क्या इसका इलाज हो पाएगा? इस प्रयास की मैं सराहना करता हूं, भूर भूरी प्रशंसा करता हूं, लेकिन मैं मुतमईन नहीं पूरी तरीके से, क्योंकि बहुत सारी कार्य योजनाएं बनी। गंगा सफाई की कार्य योजना पता नहीं 89 से बनी, कितना पैसा लोगों के पेट में चला गया, डकार गए। गंगा जी के छाले ठीक नहीं हुए, गंगा जी दिनों दिन प्रदूषित होती गई, लोगों के पेट बढ़ते गए, पता नहीं कितने बढ़ गए, और बड़े बड़े मकान, दुकान, घर, गाड़ियां हो गई गंगा जी के पैसे से, जिसको लगाना था उनको साफ करने के लिए। गंगा मंत्री बनाई गई थी उमा भारती, उन्होंने पब्लिक स्टेटमेंट दिया था कि मेरे सर में छाले पड़ गए हैं, मेरे बस का नहीं गंगा साफ करना, इस्तीफा दे दिया उन्होंने। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है। ये जो आप लगातार देख रहे हैं, इस पे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख शहर हैं उनका प्रदूषण का लेवल आप देखिए। भारत के सबसे प्रदूषित शहरों का एक लेखा जोखा हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, वो आप देख लीजिए। और इस कार्यक्रम के दरमियान तमाम ऐसी जानकारियां, तमाम ऐसे आंकड़े भी आप ग्राफिकल एलिमेंट के रूप में इस खिड़की में देखेंगे। खिड़की बड़ी काम की है, इसको देखते रहिएगा। राहुल गांधी ने इस मुद्दे को कितनी संजीदगी से रखा, क्यों रखा, वो सुनिए। Pollution in our cities.
most of our cities, major cities, are living under a blanket of poisonous air. Millions of children are getting lung disease. Their future is being destroyed. People are getting cancer. Older people are struggling to breathe. This is an interesting issue because I'm certain that there will be full agreement between the government and us on this issue. This is not a, this is not an ideological issue. This is, everybody in this house would agree that air pollution, the damage it is doing to our people, is something that we would like to cooperate on. I think it's important that the government develops a plan for how to get rid of air pollution in our cities. We are more than happy to cooperate with the government on developing such a... There are not many issues these days that the government and the opposition, entire opposition, can agree on. And I think it's a very good thing. I think this is an issue where, everybody says government, opposition, fighting all the time. This is one issue where we can show the country that we can also plan and work together to solve something that is critical. I think the government should have a discussion in Parliament. We should all have a discussion in Parliament. And we should try and not make it a discussion where we are abusing you and you are abusing us. I think we should make it a discussion where we are participating, we are showing the country that on this fundamental issue there is... Prime Minister puts in place a plan for each city, methodical, systematic plan on how within the next 5 or 10 years, maybe we cannot resolve the problem, but how we are going to impact the problem and make life for our people easier. I think a good idea would be that we frame the discussion not on us saying what you have not done and not on you saying what we have not done, but simply saying that what are we going to do for the people in India in the future, what are the action steps that we need to take. So I would say that it would be an interesting experiment to see if instead of you blaming us and we blaming you, we try and say on this one issue where we agree, there's no disagreement, there we say, listen, let us just talk about the future of the people of India. किरण रिजिजू का वो बयान भी है इसमें, बड़ा महत्वपूर्ण है, उन्होंने इस पर सहमति जताई। और राहुल गांधी ने कहा कि भाई अब ये छोड़ दो, तुम मुझे गाली दो, मैं तुम्हें गाली दूं, मैं आप लोगों को गालियां दूं, गालियां इन सेंस एब्यूजिंग कि भाई संसद में हल्ला गुल्ला। और उन्होंने ये भी कहा कि अब ये मत कहिएगा कि ये जो प्रदूषण का मसला है, ये जो मैंने कहा ना कि नेहरू जी को मत दोषी ठहराइएगा, तो उन्होंने कह दिया कि भाई अब आपने क्या नहीं किया, मैंने क्या किया, ये अलग बात है। आज इस पर एक समग्र चर्चा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी एक कार्य योजना प्रस्तुत करें और हम लोग मिलकर काम करें और देश को दिखा दें कि हम बहुत सकारात्मक हैं और सकारात्मक मुद्दों पर पक्ष और विपक्ष एक साथ रहता है। जो शिकायत रहती है बीजेपी की और सरकार की जो विपक्ष है सकारात्मक रुख नहीं अपनाता, मुझे लगता है बहुत बड़ा मूव है राहुल गांधी का। अगर इस तरीके से आगे अगर सिमेट्री बनेगी तो मुझे लगता है देश हित के बहुत सारे काम हो सकते हैं। सरकार और विपक्ष मिलकर ये बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम है और एक ऐसे मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष एक साथ चर्चा करके कुछ देश के लिए कुछ करेंगे जो बहुत ही गंभीर है, हमारे जीवन से जुड़ा है। इस देश के जाने माने पर्यावरणविद पद्म विभूषण अनिल प्रकाश जोशी से हमने इस पे बात की, उनका एक बयान उन्होंने मुझे भेजा है, सुनिए। प्राणवायु अब यही संकट में आ गई। हमने लंबे समय से अगर तिरस्कार किया है प्रकृति और पर्यावरण का ही किया है, और पहले हमने जंगल खोए, फिर हमने मिट्टी भी खोई और पानी खोया और अब हम प्राणवायु पे ही उतर गए। लेकिन अब की बारी यह समझ लेना चाहिए कि इसका नाम प्राणवायु है, मतलब आपके प्राण सीधे संकट में चले गए। दिल्ली हो या देश के बड़े दूसरे शहर या दुनिया में भी
अभी जो आंकड़ा सामने आया है उसके अनुसार अपने ही देश में 40 ऐसे शहर हैं जो कि टॉप की लिस्ट में है। मतलब कितनी अजीब बात है कि जहां हम अपनी एक वाइब्रेंट इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जान को भी हमने जोखिम में डाल रखा है। डॉक्टर जोशी तमाम देशों की यात्राएं कर चुके हैं। जापान में उनका एक रिसर्च है, जंगलों में ही रहते हैं, बहुत जाने माने पर्यावरणविद हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे देश के 40 ऐसे देश, माफ़ कीजिएगा, शहर हैं जो जहां जान जोखिम में है। हम इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं, हम विकास की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन जान जोखिम में डालकर इस पर हमें काम करना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इस राहुल गांधी के इस प्रस्ताव को एक तरीके से सहमति दी है और इस पर जल्द ही हम सबको चर्चा होते इस दिखेगी। बहुत ही गंभीर विषय है। आज इसी गंभीरता से हम इस पर बात करेंगे, लेकिन वो दृश्य भी देखिए, टीएमसी के सांसद को किस तरीके से वो टोक रहे हैं, देखिए और सुनिए भी। लेकिन हमारा भी स्वास्थ्य खतरे में डाल रहे हैं। कोई भी खुला जगह में दिल्ली में नहीं, हमारे स्वास्थ्य को आप लोग बना के रखे हैं, हमारे स्वास्थ्य को खतरा में डाल रहे हैं दादा। आप यू हैव नो राइट टू गए हमारे पोटासियम दादा छुपा क्यों रहे हो? धूम्रपान हानिकारक है और वास्तव में ये अच्छी पहल है। सांसदों और मंत्रियों को ने ये पहल की है। मुझे लगता है ये पहल देश भर में होनी चाहिए। देश के हर नागरिक को टोकना चाहिए। अगर बगल वाला बैठा बीड़ी सिगरेट पी रहा है तो तत्काल रोकना चाहिए कि भाई आप एक तो पियो मत, और अगर पी रहे हो तो हमें मत पिलाओ। पैसिव स्मोकिंग जो होती है ना, कि हम पीते नहीं लेकिन हम ज़बरदस्ती हमारे अंदर जा रहा, तो ये बहुत है। वायु प्रदूषण को लेकर राहुल गांधी ने बात की, इसलिए ये दृश्य दिखाना बड़ा महत्वपूर्ण था। लेकिन हम देखेंगे कि अगर ये दोनों महानुभाव अभी तक तो नहीं बोले इस विषय पर, दिल्ली के प्रदूषण पर। सारे लोग दिल्ली में ज़्यादातर रहते हैं, अब संसद में क्या बोलते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन बीड़ी सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसमें कहीं कोई संदेह है नहीं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता दिल्ली के खेमचंद शर्मा जुड़े हैं, राहुल गर्ग कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, जाने माने मौसम विशेषज्ञ आनंद शर्मा जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में आ गए हैं, क्लाइमेट एक्सपर्ट के तौर पर आशीष गर्ग साहब इस कार्यक्रम में हैं, और इस देश के जाने माने चेस्ट स्पेशलिस्ट और तमाम इस तरह की बीमारी जो वायु प्रदूषण से होती हैं उनके विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव कक्कड़ साहब भी इस कार्यक्रम में आ चुके हैं। बहुत स्वागत सभी मेहमानों का, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। चर्चा की शुरुआत आनंद शर्मा सर से मैं करूंगा। आनंद जी, प्रदूषण की समस्या और देश के 40 बड़े शहर भयानक संकट में हैं, जैसा कि अभी प्रोफेसर अनिल प्रकाश जोशी साहब ने इस बात को कहा, और मैं बहुत वर्षों से उनको जानता हूं, कम से कम 30 वर्षों से, जब वो साइकिल पे यात्राएं किया करते थे प्रदूषण और पर्यावरण को बचाने के लिए। और आज पहली बार संसद में मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि पहली बार हमने कोई काम की चीज़ सुनी, और अब मुझे लगता है देश के तमाम मीडिया माध्यम देख रहे होंगे, शायद के न्यूज़ के अलावा एक लोग हों तो इस विषय पर बात करते नजर आए, लेकिन मुझे नहीं लगता। मैं कोई अपनी बहबूदी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे लगा कि तमाम मुद्दों से ऊपर ये मुद्दा है। इस मुद्दे को कितना गंभीर मानते हैं और कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आनंद सर? नहीं, ये बिल्कुल बहुत बड़ी है हमारे सामने, और चूंकि बिल्कुल जिंदगी से जुड़ा हुआ है। प्रदूषित हवा आप कहते अंदर लेंगे तो नेचुरली हेल्थ इफेक्ट होगी, और इफेक्ट हो भी रही है, और ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और दिन पर दिन ये जो है देख रहे हैं कि हवा की जो क्वालिटी है वो गिरती जा रही है। और खासकर एक चीज और थोड़ा ध्यान रख लें हम लोग, ये विंटर में प्रॉब्लम ये ज्यादा होती है। तो इसमें जो विंटर में होती है उसका एक मुख्य कारण है, एक नेचुरल कारण है कि जिस तरह से विंटर आता है और एटमॉस्फेयर स्टेबल हो जाता है। स्टेबल एटमॉस्फेयर का मतलब ये होता है, सामान्यतः क्या होता है, जब आप नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान में गिरावट आती है, पर कई बार क्या होता है, इन्वर्जन हो जाता है, ठीक उल्टा, और टेम्परेचर गिरने की बजाय नीचे जिससे ऊपर जाते हैं तो बढ़ना शुरू हो जाता है, उसको इन्वर्जन कहा जाता है। और कोई एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस हो जाएं तो, और वो अक्सर विंटर में होती हैं, और जब जब ये स्थिति होती है उसको कहते हैं कैपिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर जी, यानी कि एटमॉस्फेयर में कैप ढक्कन सा लग गया है। अब जो पोल्यूटेंट जितने भी निकलेंगे वो
मतलब कि डिस्पर्शन नहीं होगा उनका, वहीं इकट्ठे हो जाएंगे। ये स्थिति हर बार जैसे ही आपका विंटर की ओर हम अप्रोच करते हैं, ये स्थितियां पैदा हो जाती हैं और कंसंट्रेशन जो है पोल्यूटेंट्स की बढ़नी शुरू हो जाती है। और ऐसे में विंड स्पीड भी आप देखें तो आजकल जो है करीब करीब विंड स्पीड चल रही है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार की। जी वो भी बहुत लाइट विंड्स है, तो वो भी आपको मदद नहीं कर रही हैं। और ये ध्यान रख लें, जो पोल्यूशन है जब तक ये स्टेबल कंडीशंस बनी रहेंगी और आप पोल्यूटेंट्स एटमॉस्फेयर में डाल देंगे तो एयर क्वालिटी गिरती जाएगी, और ठीक वैसा ही हो रहा है। तो बिल्कुल सही बात है। और ये भी ध्यान रख लें कि रावण के तो 10 सिर थे, पोल्यूशन के जो सोर्सेज हैं तो उससे भी ज्यादा है जी। और तो उस सबको इस समय ध्यान रखना होगा कि जैसे ही विंटर आता है और एटमॉस्फेयर स्टेबल हो जाता है, तो अब हम लोगों को मालूम है कि पोल्यूटेंट्स डिस्पर्शन नहीं होगा, पोल्यूटेंट्स का वो इकट्ठे होते चले जाएंगे क्योंकि अब कैपिंग हो गई है। और जिस कैपिंग को भी सिंपल भाषा में एक्सप्लेन कर दूं तो क्या है, आपने एक मटका लिया और उसमें कुछ चीज जलाई, अब क्या होगा, धुआं तो बाहर आ जाएगा, और यदि आपने उसके ऊपर ढक्कन लगा दिया तो धुआं सारा मटके के अंदर ही रह जाएगा। तो ठीक इसी तरह से जब स्टेबल एटमॉस्फेयर हो जाता है तो एटमॉस्फेयर की कैपिंग हो जाती है और सारे पोल्यूटेंट नीचे ही रहते हैं, ना ऊपर जा पाते हैं ना आगे बढ़ सकते हैं, तो कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है। और नेचुरली अब देख ही रहे हैं AQI जो है हमारा 350 से ऊपर प्लस चल रहा है, वेरी पुअर कैटेगरी के अंदर है, और आने वाले दिनों में भी ये बिल्कुल ऐसा ही बना रहेगा। हो सकता है इससे बदतर इसकी हालत होगी अगले 2-3 दिन के अंदर जिस तरह का फोरकास्ट है, क्योंकि हवा भी तेज नहीं चलने वाली है, कोई बारिश भी नहीं है। और ये भी ध्यान रख लें, बारिश जो है रेन है, रेन इज नोन एज स्कैवेंजर। घरों में तो हम झाड़ू लगा के सफाई कर लेते हैं, एटमॉस्फेयर की सफाई या तो वर्षा करती है या तेज हवा, दोनों ही स्थितियां आने वाले दिनों में 4-5 दिनों में नहीं है। और पोल्यूशन जो है उसी मतलब कि रेट से बढ़ रहा है एटमॉस्फेयर में, मतलब चाहे वो गाड़ियों से हो, कंस्ट्रक्शन से हो, मतलब कि कूड़ा जलाया जाता है, इस समय टायर जलाते हैं लोग आग सेकने के लिए, मतलब नंबर ऑफ के जो सोर्सेज हैं, तो नेचुरली वो इकट्ठा होता जाएगा। और अब देख ही रहे हैं कि हालत कितनी खराब हो चुकी है, और ये हर साल यही स्थिति आती है, ये इसमें कोई नई बात नहीं है। तो इसमें नेचुरल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं एटमॉस्फेयर के, और साथ साथ ह्यूमन जो एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स हैं, दोनों जो मिलके हैं इसने हवा को बहुत ज्यादा प्रदूषित कर दिया है। और दिल्ली और नॉर्दर्न इंडिया खासकर विंटर सीजन में इसके लिए ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक बात है। बहुत बहुत एक एक्सपर्ट के तौर पर बहुत महत्वपूर्ण बात आनंद शर्मा सर ने हमारे दर्शकों को बताई। क्लाइमेट एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ आशीष गर्ग साहब जुड़े हुए हैं। गर्ग साहब, एक क्लाइमेट कार्यकर्ता के तौर पर, एक विशेषज्ञ के तौर पर, संसद में प्रदूषण पर चर्चा जब होगी, ऐसा देखना आपके लिए कितना सुखद होगा? और वास्तव में जैसे अभी शर्मा सर ने इस बात को कहा कि साहब ये हर बार ऐसा होता है, और इस तरह की उन्होंने पूरी प्रक्रिया बताई, लेकिन मैं थोड़ा इससे इतर सोचता हूँ, और वो ये है कि ये चैलेंजेस बढ़े हैं। ये प्रक्रिया जरूर रही होगी, सालों साल से रही होगी, सैकड़ों साल से रही होगी कि ऐसा ही होता है जाड़ों में, लेकिन इतना ज़्यादा बैगेज, इतना ज़्यादा चीज़ें हमारी जो हवा है, वातावरण है, वायुमंडल है, उसमें नहीं थी। और देश के 40 बड़े शहर बहुत बुरी तरीके से त्रस्त हैं, तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं। इस मुद्दे को संसद तक पहुंचना किस रूप में देख रहे हैं और क्या चुनौतियां हैं? धन्यवाद दुर्गेन जी। ये बिल्कुल बहुत सुखद भी है और एक आश्चर्यजनक भी है, क्योंकि हम संसद में अभी तक हम राजनीतिक लड़ाइयाँ और आरोप प्रत्यारोप देखते थे। कि फर्स्ट टाइम ऐसा लगा है कि जो जिसमें हमारी पूरी फ्यूचर जनरेशन जो स्टेक पे है, उस बड़े मुद्दे को आज संसद में उठाया गया और एक बड़े पॉजिटिव नोट पे उठाया गया कि उसमें कोई हम ब्लेम गेम ना करें, सब मिलके साथ हैं और इसमें कोई राजनीतिक आरोप वगैरह ना लगे। सब मिलके जो भी इसमें हम कर सकते हैं ग्राउंड लेवल पे, उसमें कई, देखिए ऐसा है कि पॉल्यूशन तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि जैसे अभी शर्मा सर ने भी बताया कि वो कोई एक कारण तो है नहीं, दे आर मोर देन आई थिंक 15-20 बहुत कारण है, जिसमें एक सबसे बड़ा कारण जो हमें 40% से ऊपर जो लगता है, जो व्हीकुलर एमिशंस लगता है, जो गाड़ियां हैं, गाड़ियों की जो संख्या इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, उनसे जो पॉल्यूटेंट्स निकल रहे हैं वो सबसे ज्यादा है। उसके बाद जो हमारी कंस्ट्रक्शन डस्ट है, जो पूरे दिल्ली या NCR के आसपास जितना कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो जैसा सर ने बताया कि कैपिंग हो जाती है उसकी, वो डिस्पर्स नहीं हो पा रहे हैं, तो
अल्टीमेटली वो PM 2.5 या PM 10 जितना भी है वो वहीं का वहीं पे इकट्ठा हो रहा है। और तीसरा जो वेस्ट बर्निंग है, बायोमास बर्निंग होती है, चाहे इसको पराली का भी कह रहे हैं, इस साल हमारा एक गुड फॉर्चून था कि हमें कम पराली जलने को देखने को मिली, क्योंकि काफी डिप है। लेकिन उसका एक पीछे बड़ा कारण ये भी है कि पंजाब में फ्लड थी, जिसकी वजह से फील्ड काफी इसमें से पानी की वजह से भरी गई, तो वो काफी नहीं भी जला। तो प्रॉब्लम ये है कि ये सब मैं जो आपको कारण गिना रहा हूँ, ये सब इतने कॉम्प्लेक्स हैं। इस पे राजनीतिक लेवल पे यदि बड़ी बड़ी जो भी कुछ डेवलपमेंट्स हो रहे हैं या कुछ डिसीजन ले रहे हैं, मैं आपको एक डिसीजन जो लेना बताना चाहूंगा और जिसपे मेरी भी बड़ी चिंता है, कि जो गुजरात से लेकर राजस्थान तक जो अरावली हिल्स आते हैं, उसमें अभी एक 100 मीटर से नीचे के हिल काटने की सरकार ने परमिशन दे दी है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे एग्री कर लिया है। तो मेरे लिए एक बड़ा डेंजरस विषय है, क्योंकि अरावली जो है ये पूरे जो हमारे काफी पूरे प्रोटेक्ट करते हैं AQI से। जो AQI बढ़ेगा, यदि एक अरावली हिल्स को हम नष्ट करेंगे तो बड़ा प्रभाव पड़ेगा। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अरावली को बचाना चाहिए, क्योंकि ये AQI लेवल को प्रोटेक्ट करता है। और साथ ही साथ हमें मास ट्रांसपोर्टेशन के और कई प्रोजेक्ट्स लाने पड़ेंगे, और लोगों को जो गाड़ियां चलती है उनको पूलिंग्स पे या और इवन भी हमें अप्लाई करना पड़े, क्योंकि जब तक हम व्हीकल की संख्या नहीं घटाएंगे और लोगों को प्रेरित नहीं करेंगे मास ट्रांसपोर्टेशन अडॉप्ट करने के लिए, और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है, इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस जो ट्रैफिक के लिए, चाहे साइकिलिंग और पाथवेज हैं, इनको प्रमोट नहीं करेंगे, तो ये जो लेवल बढ़ता चला जाएगा। और कंस्ट्रक्शन का जो हमारे ये इसके बड़े टफ नॉर्म्स बनाए जाएं, जिसपे हम पूरी बिल्डिंग जब कंस्ट्रक्शन हो तो उस पर स्प्रिंकलर सिस्टम जो है, उसका नेटवर्क है, उसको बिल्कुल चालू करें। और जो हमारी अथॉरिटीज हैं जो इसको मॉनिटर करती हैं, उसको देखें कि उसमें डस्ट ना उड़ने पाए। और साथ ही वेस्ट पे बड़ा काम होने की जरूरत है। हमारे देखिए आसपास कितने बड़े लैंडफिल्स हैं, और उसमें अभी भी आप जाएंगे तो आपको देखेंगे कि वो कुछ ना कुछ जलता रहता है उसमें। और ये जलने से अल्टीमेटली फिर वो हमारे AQI लेवल को, जो आज सीवियर कैटेगरी में है, दिल्ली का यदि बात कर रहे हैं तो कम से कम सीवियर कैटेगरी में है, और देश में जो 40 शहर बता रहे हैं वो इतनी बुरी स्थिति में है। और डॉक्टर्स बैठे हमारे साथ, और हम खुद भी अब जान गए हैं कि डॉक्टर त्रिहन ने भी एक शायद एक एग्जाम्पल दिया कि जब वो हिमाचल के एक बड़े कोई गांव वाले का जो ऑपरेशन हार्ट सर्जरी करते हैं, तो उनके फेफड़े बिल्कुल साफ होते हैं। लेकिन यदि दिल्ली या किसी दूसरे मेट्रो सिटीज के करते हैं, वो पूरा डार्क काला होता है। तो आप समझ सकते हैं कि हम कितनी आगे जा चुके हैं। हम ठीक है, हमारा बहुत अच्छा डेवलपमेंट GDP की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं, लेकिन यदि साथ ही साथ इसके पैरेलल यदि इस तरीके की बातें चलेंगी कि हमारा AQI चलेगा और जलवायु परिवर्तन ठीक बात है, हमारे और बड़े बड़े प्रभाव डालने वाला है। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात अभी आशीष गर्ग साहब ने कही कि एक तो अरावली हिल्स, अब इस तरीके के मुद्दे मीडिया का तो कोई इंटरेस्ट है नहीं, मुझे नहीं लगता कहीं कोई चर्चा होती है, सोशल मीडिया पर चर्चा होती। मुख्य धारा के मीडिया का सेलेक्टिव होना भी इस तरीके की जो प्रदूषण की मार है हमारे ऊपर, उसका एक बहुत बड़ी वजह है। अगर मुख्य धारा के मीडिया के एजेंडे में अगर प्रदूषण, हवा, पर्यावरण, पहाड़, नदी, जल, अगर उसके एजेंडे में शामिल हो जाए ना, तो मुझे लगता है कि बहुत चीज़ें सुधर जाएंगी। हम एक ब्रेक ले रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। आज अपने प्राइम टाइम शो मंथन में बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हम कर रहे हैं, और शायद इस पर चर्चा होनी चाहिए, मीडिया में बहुत व्यापक चर्चा होनी चाहिए। संसद में ये मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया और उन्होंने कहा कि इस पर एक समग्र चर्चा हो, एक कार्य योजना बने, एक कार्य योजना रखें, सरकार रखे, और उस पर हम लोग मिलकर काम करें, एक दूसरे की खामियां और एक दूसरे को गालियां देने के बजाय ये काम करें। तो मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत अरसे बाद मुझे नहीं लगता कि मुझे कहीं इस तरीके के मुद्दे संसद में उठते बहुत ही कम दिखते हैं, लेकिन ये मुद्दा उठना मुझे एक उम्मीद जैसा लग रहा है कि कुछ देश में होगा, और संकट में इस देश के 40 जो शहर हैं उनके लोगों को जाने संकट में है, सांसें संकट में हैं,
और इसका इलाज क्या हमारी संसद कर पाएगी, संसद क्या इलाज का कोई रास्ता तय करेगी, इसी पर आज हम लगातार चर्चा करें। हमारे साथ दो मेहमान और जुड़ गए हैं। दीप्ति शर्मा पर्यावरणविद हैं और हयात उम्र इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक जुड़ गए हैं। पहले से एक भारी भरकम और विद्वान पैनल हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ा है। राजीव कक्कड़ साहब एलर्जी और चेस्ट के एक्सपर्ट हैं और उनके पास हम जाते हैं। प्रदूषण के से जो मारे तमाम लोग हैं, उस तरह के मरीज बहुत सारे उनके पास आते हैं। कक्कड़ साहब, प्रदूषण कितनी बड़ी चुनौती है और पार्लियामेंट में इसकी चर्चा, इसको कैसे देखते हैं आप? बहुत धन्यवाद दुर्गेश जी की आज इस मुद्दे पर कोई बात हुई। आपका तो चैनल अक्सर स्वास्थ्य के संबंध में उठाता है, लेकिन ये पहली बार है जो कि संसद में इस विशेष चीज के ऊपर चर्चा हो रही है। प्रदूषण की बात करें तो हम लोग अक्सर बात करते हैं कि प्रदूषण है और ये ठंडक आ गई है, दिवाली के पटाखे हैं और प्रदूषण के बहुत सारे कारण, सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन वास्तव में हमारे स्वास्थ्य के ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा है वो एक बच्चे से लेकर के आने वाली जो जनरेशन है, जो हमारा डीएनए है, जो हमारी इम्यून सिस्टम है, उस सबको तहस नहस कर रहा है। अक्सर हम देखते हैं कि दिल्ली में एयरपोर्ट से निकलने के बाद या स्टेशन के बाहर आते ही एकदम से फॉगिंग ऑफ ब्रेन हो जाता है, ब्रेन एकदम से काम करना बंद कर देता है, कुछ डिसीजन लेने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए हम कुछ डिसीजन नहीं ले पाते हैं जी। अक्सर हम देखते हैं कि आजकल अगर हॉस्पिटल्स में देखें तो कैंसर के मरीजों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। कैंसर ऐसा क्यों बढ़ रहा है? हमारे खान के ऊपर अगर हम बहुत सब खा भी रहे हैं, लेकिन सांस तो हम लेना बंद नहीं कर सकते हैं। सांस लेना एक ऐसी चीज है जिसको हम कभी बंद नहीं कर सकते और इसका प्रभाव केवल फेफड़े पे ही नहीं पड़ता। बॉडी के जितने ऑर्गन हैं, जहां ऑक्सीजन जा रही है, जहां ब्लड वेसल्स जा रही हैं, वहां इसका प्रभाव पड़ता है। चाहे वो हार्ट हो, ब्रेन हो, किडनी हो, त्वचा हो, सभी पर इसका प्रभाव पड़ता है। हम खूबसूरत तो रहना चाहते हैं, उसके क्या बहुत ऊपर से डेंट पेंट कर लेते हैं, लेकिन अंदर से हमारा फेफड़ा क्या हो रहा है इसके बारे में हम कुछ नहीं करते हैं। पिछले 30-40 साल से हम ब्रोंकोस्कोपी करते हैं, मतलब फेफड़े का जा करके हम उसको फोटो लेते हैं, देखते हैं उसका। तो अब हमें पिछले 15-20 साल से हमें नहीं लग रहा है कि हमने कभी पिंक फेफड़ा देखा होगा, जिसे कहते हैं कि गुलाबी फेफड़ा देखने का मौका मिला। हमेशा काला, भूरा, इस तरह का ही फेफड़ा देखने को मिला है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो 60 साल के बुजुर्ग हों, स्मोकर हो, नॉन स्मोकर भी हो, उन सबके फेफड़े पूर्णतः खराब हैं। अब प्रश्न होता है कि इस तरह के जो बच्चे हैं के ऊपर क्या प्रभाव हो रहा है। आजकल श्वास के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, आजकल सीओपीडी बढ़ते जा रहे हैं। सीओपीडी जो कि कहा जाता था कि एक बुजुर्गों की बीमारी है, वो आजकल देखने को मिल रहा है कि बच्चों में भी उसकी शुरुआत हो गई है। फेफड़े फूले से है, उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। सांस के मरीजों में इनहेलर्स और नेबुलाइजेशन की उपयोग बढ़ता चला जा रहा है। सबसे ज्यादा बिकने वाली जो दवाएं हैं कैंसर के बाद में, वो है सबसे ज्यादा सांस की दवाइयां हैं जो इस समय बिक रही हैं। इनहेलर्स है, नेबुलाइजर है, कफ सिरप है। कफ सिरप का तो आपने थोड़े दिन पहले देखा हुआ है कि क्या हो रहा है। वायरल इन्फेक्शन जो कि फेफड़े को ऊपर प्रभावित कर रहा है, सेकेंडरी इन्फेक्शन, आईसीयू में एडमिशन बढ़ते चले जा रहे हैं। जो पेशेंट जो बुजुर्ग हैं, प्रेग्नेंट वुमेन हैं, बच्चे हैं, जो हार्ट के पेशेंट हैं, डायबिटिक पेशेंट्स हैं, जिनको किडनी या रीनल ट्रांसप्लांट हो चुका है, सांस के पेशेंट हैं, ये मूर्तः प्रभावित हो रहे हैं। अब सोचिए जो प्रेग्नेंट वुमेन है, अगर वो इस तरह की सांस लेंगे तो उनकी सांस की दिक्कत है, फूटा बढ़ा हुआ पेट और ऊपर सिकुड़ा हुआ फेफड़ा, उसके ऊपर इस तरह की सांस, उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है। और उनकी सांस से जो बच्चे पे जा रहा है, उनकी ग्रोथ, इनके ब्रेन का जो डेवलपमेंट है, वो भी सब कुछ प्रभावित हो रहा है। उसके ऊपर जैसा कि हमने देखा कि सिगरेट स्मोकिंग, वो भी एक हमारे एक लाइफस्टाइल का नजरिया है जो कि प्रभावित करता है। इस समय जो कैंसर बढ़ रहे हैं, केवल फेफड़े के, जो लंग कैंसर नहीं है, उसके अलावा जो प्रोस्टेट के कैंसर है, पेट के कैंसर है, लीवर के कैंसर है, इनकी भी मात्रा दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। यूट्रस का कैंसर, ये सारी चीजों का मेन कारण हमारी लाइफस्टाइल है, जो प्रदूषण है, जो हम मोबाइल यूज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से इसका प्रभाव पड़ रहा है। हम लोग जो खाना खाते हैं, हम प्रदूषण की बात केवल वायुमंडल प्रदूषण की तो करते हैं, उसके अलावा जो ध्वनि प्रदूषण है, जो पानी में मिलने वाला प्रदूषण, जो टैंडरी का जो पानी जाता है और उससे जो गंगा के किनारे जो यमुना के किनारे जो हम लोग बो करके खीरा ककड़ी वगैरह होती, वो भी कितनी उसमें मेटल्स, हैवी मेटल्स मिलते हैं। इन सब का प्रभाव हमारे फेफड़े पर, हमारे हार्ट के ऊपर पड़ता चला जाता है। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात राजीव कक्कड़ साहब ने कही। एक बहुत चौंकाने वाली और आई ओपनिंग है। वो उनका करीब 40-45 साल का अनुभव है चिकित्सा के क्षेत्र में और वो कह रहे हैं कि 15
रात से उन्होंने पिंक फेफड़े ही नहीं देखे। तो आप देखिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। खेमचंद शर्मा जी, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, और आपको भी और कांग्रेस पार्टी दोनों को बहुत बधाई कि कम से कम एक देश के एक मुद्दे पर आप लोग एक साथ सहमत होकर, ये जन जन का मुद्दा है, मुझे लगता है कि एक अच्छी पहल हुई है। और इस पहल की तरफ अगर इस तरीके से पक्ष और विपक्ष देश के मुद्दों पर, जनहित के मुद्दों पर एकमत होकर अगर कोई योजनाएं बनाएगा, काम करेगा, तो मुझे लगता है ये पहल है। दूसरा भी होगा, तीसरा भी होगा। भारतीय संसदीय परंपरा के लिए और देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन रहा आज। शर्मा जी नमस्कार। जैन, आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत ही अच्छी पहल है। और आज राहुल जी ने रखा, लेकिन राहुल जी से पहले स्टैंडिंग कमेटी में भी ये मुद्दा आया था और वहां पे भी ये तय किया गया कि इस मुद्दे पे चर्चा होनी चाहिए और चर्चा के लिए जो समय चाहिए उसको एलोकेट भी किया जाना चाहिए और एलोकेट होगा भी और इस पे चर्चा होनी चाहिए। राहुल जी ने उसको संसद में रखा, अच्छी बात है, अच्छे तरीके से रखा, सराहनीय बात है। देखिए, इस पे चर्चा होनी चाहिए, सॉल्यूशन पे चर्चा होनी चाहिए और क्या चीज ऐसी है जिससे हम इम्प्रूव करके इस चीज को, इस स्थिति को और बेटर कर सकते हैं। वर्तमान सरकार ने बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए हैं। अब हम अगर कार्बन एम्बिशन की बात करें, जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड या पूरे विश्व स्तर पे जो टारगेट्स हमें दिए गए थे, उसमें भारत ने सबसे पहले वो टारगेट्स अचीव किए हैं और उस पर बिल्कुल ट्रैक पे है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे यहाँ पे प्रदूषण है, हमारे कई शहरों में गंभीर प्रदूषण है, दिल्ली में प्रदूषण है, दिल्ली में हम रहते हैं, लेकिन अगर हम कंपेयर करें दिल्ली का प्रदूषण इस साल और पिछले साल, तो इस साल की स्थिति फार बेटर है, लेकिन सेटिस्फैक्टरी नहीं है। अभी भी हमें बहुत काम करने की जरूरत है, लगातार काम करने की जरूरत है, लगातार काम होते रहना चाहिए। अभी स्पेशलिस्ट ने बताया बहुत सारी परिस्थिति प्राकृतिक है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैन मेड है, जिन पे कंट्रोल किया जा सकता है या करना चाहिए। तो इसमें कुछ सॉल्यूशन ऐसे होंगे जो रूटीन सॉल्यूशन है, जिसमें बताया जैसे कूड़ा जलाना है, टायर जलाना है, या फिर मकान बन रहे हैं उसकी धूल को रोकना है, कंस्ट्रक्शन की धूल को रोकना है, फैक्ट्री का एमिशन निकल रहा है उसको रोकना है। दूसरा, कुछ ऐसे भी स्टेप शायद लेने पड़े जो एक तरीके से जैसे सर्जरी करते हैं। अब बारिश नहीं हो रही तो क्या ऐसा टेक्निकल इंटरवेंशन हो सकता है कि भाई हम कुछ करा के आर्टिफिशियल क्या रेन हो सकती है। कोशिश की गई, अभी सफल नहीं हुई, लेकिन कोशिश जारी रहनी चाहिए। हमारे टेक्नोक्रेट और क्या बेटर सॉल्यूशन ला सकते हैं। आईआईटी कानपुर ने ये पहल की थी दिल्ली में बारिश कराने की, आईआईटी कानपुर ने पहल भी की थी इस पे। ये है, अभी भी रिसर्च जारी है। मेरा कहने का मतलब इसमें बहुत सारे सॉल्यूशंस पे, बहुत सारे पहलुओं पे काम करने की जरूरत है। मैं ऐसा मानता हूँ वर्तमान सरकार ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं और पर्टिकुलरली जो ट्रांसपोर्ट है, हम जानते हैं कि आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के आने से पहले दिल्ली और एक और सिटी में कह सकते हैं कि हम मेट्रो थी, आज 20 से ज्यादा सिटियों में मेट्रो चल रही है। एक ग्रीन ट्रांसपोर्ट व्यवस्था पैदा की गई है। केंद्र सरकार ने सभी जो मेजर सिटीज हैं उसमें आप कह सकते हैं जो गैस से चलने वाली या इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली बसों को देने का काम किया है। आदरणीय नितिन जी ने एक पूरा रोड मैप प्रस्तुत किया कि किस तरीके से जो ईवी व्हीकल्स हैं उनको प्रमोट किया जाएगा, उसमें सब्सिडी दी जा रही है, उनको प्रायोरिटी पे बनाया जाएगा, उन्हीं को प्रमोट किया जाएगा, उन्हीं के चार्जिंग स्टेशन हर जगह उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि डीजल और पेट्रोल के जो वाहन है उनसे धीरे धीरे निजात मिल सके। ठीक बात। बहुत सारी ऐसी चीजें जो ऑलरेडी चल रही हैं और बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। और हम सभी कम से कम सजेशन तो दे सकते हैं, जिस तरीके से हमारे और डॉक्टर्स ने और स्पेशलिस्ट ने सजेशन दिया है, और कम्प्रीहेंसिव सजेशन जाएंगे तो मैं ऐसा मानता हूं कि केंद्र सरकार प्लस राज्य सरकार प्लस जो निगमों की सरकार है, जो छोटे स्तर पे जो सरकार है, वो सब जब मिल के काम करेंगे तो इस समस्या को हम काफी हद तक रिजोल्व कर पाएंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। ठीक बात है। राहुल गर्ग की तरफ जाएंगे। राहुल जी, गांधी जी ने एक अच्छा मुद्दा रखा। ये बात अभी शर्मा जी ने कहा कि वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में था, ये किरण रिजिजू ने भी कहा कि था, लेकिन अब इसी बात को छोड़ने को राहुल गांधी कह रहे हैं कि साहब मैंने क्या किया, तुमने क्या किया, इसकी वजह आप हैं, इसकी वजह नेहरू जी हैं, इसकी वजह मोदी जी हैं ना। इस सब चीज़ों को किनारे रखकर, अपना अपना अहंकार दूर रखकर वो कह रहे हैं कि इस पर बहुत खुले दिल से चर्चा हो जाए, सरकार एक रोड मैप प्रस्तुत कर दे, और ये बहुत अच्छी बात है। मैं सत्ता पक्ष को भी बहुत बधाई देता हूं और राहुल गांधी को तो विशेष रूप से मैं कहूंगा कि नहीं, अच्छा काम उन्होंने किया है। और इस तरीके की चीज़ें, जनहित के मुद्दे तमाम सांसदों को उठाते रहने चाहिए। तो कांग्रेस की इसमें किस तरीके से भूमिका को आप देख रहे हैं? राहुल, अनम्यूट करिए।
आवाज आ रही सर? अनम्यूट ही है मेरा। हाँ बोलिए बोलिए। मैं राहुल गांधी जी ने जो लोकसभा में ये बात उठाई है, बहुत सभी ने सराहनीय की है, इसका स्वागत किया है। ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा अपने देश का मुद्दा है। इससे जो इम्पैक्ट पड़ना है वो देश की आम जनता को इम्पैक्ट पड़ना है। राहुल गांधी का यही कहना है कि हमें विपक्ष, सत्ता, पार्टी और सबको दूर करके इसको मुद्दे को इसका सलूशन निकालना चाहिए, जिसके अंदर हम बहुत लेट हो चुके हैं, क्योंकि आज आधा दिसंबर जा चुका है, पोल्यूशन कितना बढ़ चुका है। इसको आज भी हम रोड मैप सरकार के माध्यम से विपक्ष दोनों मिलकर रोड मैप बनाएंगी, बनाने के बाद उसको एप्लीकेबल किया जाएगा, उसके अंदर कितना समय लगेगा, उसका जो डैमेज आम जनता को, खास कर करके दिल्ली की लोगों को जो डैमेज हो रहा है, वो डैमेज तो काफी हो चुका है और आगे भी अभी होएगा। तो राहुल गांधी यही कहना है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसका रोड मैप बना के उसको एप्लीकेबल किया जाए। और एप्लीकेबल करना किसको है? एप्लीकेबल भी आम जनता को करना है। जो भी इनकी जो समस्या जहां से ये पोल्यूशन बढ़ता है, जैसे मेरे सीनियरों ने सभी ने बताया कि व्हीकलों से बढ़ता है, फैक्ट्री से बढ़ता है, ये आग जलने से हो गया, कचरे से हो गया, तो इस पे कंट्रोल कौन करेगा? ये अब दिल्ली की या फिर जो भी सिटी उसकी लोग ही करेंगे, वहां की जनसंख्या ही करेगी। तो इसके लिए अवेयरनेस कैंप हो गया, लोगों को समझाने का हो गया। जैसे पहले कई साल पहले आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर कारपूल का भी सिस्टम चला था, ओड इवेंट का सिस्टम भी चला था, फैक्ट्रियों का टाइमिंग का सिस्टम भी चला था, और सख्ताई भी की गई थी कि कहीं पे भी आगजनी ना करी जाए। और उसके बाद कंस्ट्रक्शन के ऊपर भी काफी सख्ताई की गई थी, कंस्ट्रक्शन को इसमें थोड़ा कंट्रोल किया जाए। बिकॉज ये दिसंबर, जैसे मेरे शर्मा बहुत सी ने इन्होंने बताया कि जो विंटर का टाइम होता है, विंटर सर्दियों में पोल्यूशन की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। तो विंटर तक हम कंस्ट्रक्शन को थोड़ा कम कर सकते हैं, विंटर तक हम थोड़ा उद्योग के अंदर जो प्लांट्स के अंदर थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी कम कर सकते हैं। उसके बाद जो कारपूल की पॉलिसी है वो ओनली विंटर में यूज। मुझे लगता है कि संसद में अगर चर्चा होगी और पक्ष विपक्ष बहुत गंभीरता से इस पर अगर चर्चा करेंगे तो संसद में चर्चा होना अपने आप में एक नीति बनती है। हो सकता है कि नई प्रदूषण नीति प्रधानमंत्री जी लेकर आ जाए, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। हाथ उमर आपके पास आ रहा हूं, संसद में प्रदूषण का मुद्दा एक पत्रकार के तौर पर कैसे देख रहे हैं आप? बड़ी गंभीर चर्चा चल रही है और बड़े एक्सपर्ट पैनल बैठा है आपने, तो थोड़ा हंसी मजाक हो जाए, लाइटर नोट में आ जाए जी। तो राहुल गांधी तो फालतू के मुद्दे उठाते रहते हैं और आप तो उनका तो भगवान ही मालिक है, लेकिन आप भी ऐसे मुद्दे लेके जब आ जाते हैं तो बड़ी हैरत होती है। लेकिन हाँ, यहाँ पे जो लोग भी बैठे हुए हैं और उसके अलावा भी देश में बहुत से लोग हैं, खास करके जो सो कॉल्ड, अब तो इस दौर में सो कॉल्ड कहते हैं, पहले बुद्धिजीवी था, इस दौर में जो सो कॉल्ड बुद्धिजीवी है। आता हूँ राहुल आता हूँ आपके पास। हाँ बोलिए। जी, तो वो जब इस पर चिंता जताता है तो मुझे बड़ी हैरत होती है, क्योंकि उनके चिंता जताने से, उनके उसको करने से कोई देश में परिवर्तन आएगा, मुझे ऐसा लगता नहीं है। क्योंकि जो देश के नीति निर्माता हैं, वर्तमान में जिसके पास सत्ता है, जो सरकार है और पिछले 10 सालों से है, उसने अब तक क्या किया और आगे उसके पास क्या रोड मैप है, अगर हम इस पर चर्चा करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा जी। जहां तक रोड मैप की बात है तो मैं 2-3 छोटे मैं लिए बैठा हूं कोट। जैसे दिल्ली सर्वाधिक प्रदूषित शहर है, मुझे लगता है खाली न सिर्फ भारत का बल्कि पूरे साउथ ईस्ट एशिया का। और वहां की मुख्यमंत्री कह रही हैं कि AQI कुछ नहीं है, एक टेम्परेचर है, उसको किसी तरह से भी नापा जा सकता है। तो मुख्यमंत्री आनंद शर्मा जी माथा वाथा पकड़े ले रहे हैं, छोड़ो प्रदूषण को लेके कितनी आ रहा हूं। अरे आज जली कटी नहीं, आज जली कटी नहीं, कितनी चिंतित हैं इससे पता चल जाता है। फिर उसके बाद हमारे जो एक पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी, और शायद उन्होंने आज ही राज्यसभा में ये जवाब दिया है कि दिल्ली का औसत IQ 2018 में 213 था, जो कम होकर 187 हुआ है। 2025 के दौरान दिल्ली में एक भी दिन IQ 450 नहीं हुआ।
तो यहाँ पे हमारे एक एक्सपर्ट बैठे हुए पैनल में, डॉक्टर साहब, डॉक्टर कक्कड़, शायद वो बता पाएंगे कि AQI 50 से ऊपर ही, 50 के ऊपर ही हानिकारक हो जाता है और 100 के ऊपर डिजास्टर हैजर्डस में आ जाता है। और हमारे पर्यावरण मंत्री कह रहे हैं उमर भाई, आप कंफ्यूज कर रहे हैं। हर एक जगह की अपनी प्राकृतिक स्थिति होती है, भौगोलिक स्थिति होती है। दिल्ली की भौगोलिक स्थिति 50 साल पहले होता होगा। जी आप जब बच्चे होंगे थे तब भी उसके बाद जिसे आप ये कह रहे हैं ना, इसी सरकार की बातें ना करें, सरकार की बातें ना करें। आपको मौका दे देंगे, चर्चा हो रही है, सार्थक तरीके से बात करें। आप इस तरीके की जो सरकार बातें कर रहे हैं। शर्मा जी बोलने दीजिए। अगर यही बात संसद में होगी तो फिर चर्चा नहीं हो पाएगी। बोलने दीजिए ना। इससे कोई किसी को गुमराह थोड़ी हो जा रहा। हयात उमर कोई बात कर रहे हैं, उसको कोई गुमराह थोड़ी हो जाएगा। सारे लोग जानकार हैं। अगर ये गलत जानकारी देंगे तो इनको कहेंगे हयात उमर गलत जानकारी दे रहे हैं। बोलिए हयात उमर, बोलिए। मेरे साथी ने शुरुआत ही यहाँ से करी थी कि ये फालतू का चिट्ठे है। राहुल गांधी जी ने नहीं, अरे आप उनके तंज को नहीं समझ पा रहे हैं। वो आप इसको सफाई मत दीजिए। वो अलग मोड में बात कर रहे थे। मैं नहीं, उनको वो अलग मोड में, उनको ये पोल्यूशन बड़ा फालतू का विषय लग रहा है। आप समझ नहीं पा रहे हैं। मुझे लगता है कि आपने राहुल गर्ग, आपने एक व्यंग्यात्मक शैली का, अगर आप उस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं उसको सफाई दे पाऊंगा। मुझे समय दीजिए, मैं बता रहा हूँ। बोलिए हयात उमर, बोलिए। हयात उमर 1 मिनट, आनंद शर्मा जी को ले लेते हैं। हयात उमर 1 मिनट केवल, 1 मिनट। आनंद शर्मा जी को कहना चाह रहे हैं, एक्सपर्ट, बोलिए। एयर क्वालिटी की जो बात कर रहे हैं 50 बिल्कुल ठीक नहीं है। थोड़ा फैक्चुअल कर लीजिए। इस समय 350 प्लस AQI चल रहा है और जब 50 और 100 के बीच में होता है गुड क्वालिटी होता है। तो वो डेटा थोड़ा ठीक कर लें प्लीज। मैं AQI नापने नहीं जा रहा हूँ। ये जो सरकार के पर्यावरण मंत्री हैं, केंद्र सरकार के, उनका जवाब मैं बता रहा हूँ जो उन्होंने राज्यसभा में दिया है। नहीं, अब आप कंफ्यूज कर रहे हैं। आपने खुद कोट किया कि 50 से ऊपर जो AQI होता है वो हैजार्डियस होता है। उसको शर्मा जी ने करेक्ट किया है। गलती मान लो, फिर आगे बढ़ो। अरे भाई, हम तो कह रहे हैं साहब, मैं तो कह रहा हूँ सर, मैं तो भूपेंद्र जी को मान रहा हूँ कि 187 में भूपेंद्र जी को आप अपनी गलती भूपेंद्र जी के मुंह में ना डालें। भूपेंद्र जी का एक अलग बयान है, उन्होंने एवरेज बताया है पूरी। चलिए हम कल भूपेंद्र यादव के बयान पर चर्चा कर लेंगे। आज इस पर चर्चा हो जाने दीजिए, फंसाइए मत यहाँ पे। है तुम्हारे, बोलिए, फिर मैं आगे जाऊंगा। एक्सपर्ट का टाइम बड़ा महत्वपूर्ण है, बोलिए। स्टैंड है, ये सब तो छोड़िए, पहले बयान है, पॉलिटिकल बयान है। सरकार ये कह रही, इंडिया सेट्स इट्स ओन एयर स्टैंडर्ड्स, ग्लोबल रैंकिंग नॉट ऑफिशियल। यानी कि जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं वो कोई ऑफिशियल नहीं है, हम अपने स्टैंडर्ड खुद तय करें। तो हयात उमर, यही तो एक्सपर्ट भी कह रहे हैं। एवरी कंट्री हैज इट्स ओन डेमोग्राफिक समस्या को और नेचुरल समस्या समझते नहीं है। और ये खाली भारत की बात नहीं है, ये खाली भारत की बात नहीं है, ये ग्लोबल है। ट्रंप कहते हैं साहब ये ग्लोबल वार्मिंग एक स्कैम है, ग्लोबल वार्मिंग इज नथिंग से स्कैम, और वो ऑफिशियली कहते हैं। उन्होंने पर्यावरण से संबंधित जितने भी कार्यक्रम थे उसके ऊपर फंडिंग रोक दी है। मतलब ये हमारा पूरे, ये खाली जितने भी विश्व में वो सरकारें जो एक खास पूंजीवादी विचारधारा से प्रभावित हैं, उन सब का ये मानना है कि विकास और पर्यावरण साथ साथ नहीं चल सकते हैं। आपको या तो विकास चाहिए या पर्यावरण लीजिए, क्योंकि विकास कारपोरेट के हाथ में है, सरकार के हाथ में नहीं है। विकास कारपोरेट के हाथ में है और पर्यावरण जनता के हाथ में है। सरकार उसमें कहीं पर भी नहीं बीच में है। ठीक बात। जनता ये कर ले, सुनिए, जनता पराली ना जलाए, जनता टायर ना जलाए, जनता कंस्ट्रक्शन ना करे, लेकिन कोल बेस्ड हमारे पावर हाउस चलते रहेंगे, क्योंकि कारखानों, बड़े कारपोरेट कारखानों को बिजली चाहिए है। जनता कंस्ट्रक्शन ना करे, लेकिन सीमेंट की फैक्ट्रियां चलती रहेंगी। विकास रुक जाएगा ना फिर। 1000 एकड़ का पूरा जंगल साफ कर दिया गया है सिर्फ अडानी जी को फैक्ट्री लगाने देने के लिए।
जंगल पे चर्चा कर लेंगे, जंगल पे चर्चा कर लेंगे। और दीप्ति शर्मा के पास जाएंगे। अब चूंकि मेरे पास बहुत थोड़ा सा वक्त है, मुझे लगता है ये जंगलों पे हम चर्चा करेंगे इसी सीरीज में। जब संसद में चर्चा हो रही होगी तो हम देश के जो जंगल काटे रहे हैं, किसी को दान में दिए जा रहे हैं, किसी का पट्टा किया जा रहा है, उस पर जरूर चर्चा करेंगे। आप दर्शकों से हम वादा करें। दीप्ति शर्मा, प्रदूषण को कितनी बड़ी चुनौती और लोकसभा या राज्यसभा में, संसद में चर्चा को आप किस रूप में देख रही हैं? सभी नमस्कार। प्रदूषण एक ऐसी समस्या है जिससे विश्व का कोई भी देश या देश का कोई भी राज्य या राज्य का कोई भी शहर अछूता नहीं है। संसद तक अगर ये बात पहुंची है और आज सांसदों ने अगर ऐसा आह्वान किया है कि इस पे चर्चा की जाए, तो मैं इसको एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में देखती हूँ। सभी विज्ञजनों ने अपने अपने विचार रखे और अपने अपने अनुभव भी साझा किए। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो मैं सुन रही थी और विश्लेषण था डॉक्टर राजीव कक्कड़ का, जब वो बोल रहे थे फेफड़ों के बारे में, तो मैं जस्ट इमेजिन कर रही थी कि वो स्थिति कितनी भयावह है। क्योंकि मेरे साथ भी अपना एक अनुभव हो चुका है, जब प्रदूषण के कारण मैं बेहोश हो गई थी और मुझे आईसीयू लेकर जाया गया। फिर डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि वो जो गाड़ी का धुआं था वो इनहेल हो गया था। तो अब मैं ये कहना चाहूंगी कि सारे मुद्दों पे तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक और बहुत महत्वपूर्ण अवयव है प्रदूषण का, वो है जनसंख्या। जनसंख्या भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्रदूषण का एक कारक है। जिस स्थिति में आज हमारा देश है, जिस तरह से संसाधन कम हो रहे हैं, उन संसाधनों के पीछे सभी भाग रहे हैं, सभी को सब कुछ चाहिए, उसको अच्छे या बुरे तरीके से, सही या गलत तरीके से सभी प्राप्त करना चाहते हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक कारण है। जैसे कि रास्ते में आप जाएंगे तो फ्लाईवे जो फ्लाईओवर है उसके ऊपर भी लोग फेंक देते। तो सरकार नीतियां बना सकती है, वो कागजों पे बना सकती है, उसको अमल में लाना मेरे और आपके जैसे लोगों का काम है। जागृति फैलाना बहुत अधिक आवश्यक है, क्योंकि लोगों को लगता है कि मैंने अपने घर से कूड़ा निकाल के कहीं फेंक दिया, मेरा घर साफ हो गया, पर वो ये नहीं सोचते कि मेरी गली, मेरा चौराहा या मेरा देश गंदा हो रहा है। पॉलिथीन का उपयोग सरकार ने भी मना किया है, बट हाँ, मैं भी यही कहूंगी कि इसकी अवेयरनेस इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि लोग सिंगल यूज पॉलिथीन को ना लें। अभी तक भी लोग अपने साथ थैले लेके नहीं चलते। बंद कर देना दीप्ति शर्मा, प्रोडक्शन ही बंद कर देना। बेस से नहीं उपाय आएगा, लोग कहाँ से लेंगे? वो नहीं करेंगे, मेन बात वो है, नहीं कर सकते। आप करें कि शराब मत पियो, आप करें कि बीड़ी सिगरेट मत पियो, हम बेचेंगे। कैसे दो ही बातों में केवल एक सरकार नहीं, सारी सरकारें जो अब तक हुई हैं आजाद भारत में, उनकी बात कर रहा हूं। मैं आपको एक बात बताती हूँ। मैंने कहीं आर्टिकल पढ़ा था किसी देश के बारे में कि वहां के लोग इतने अवेयर हो गए कि उन्होंने टूथपेस्ट जैसी वस्तु को खरीदने के लिए भी उन कंपनीज का बाइकआउट कर दिया जो उनको बॉक्सेस में रख के बेचती थी। उन्होंने बोला हमको टूथपेस्ट ऐसे ही खरीदना है, हम बॉक्सेस में नहीं लेंगे। दीप्ति शर्मा, अभी हमारा जो जागरूकता और शिक्षा का लेवल अभी वो नहीं है जो हम अमेरिका और न्यूजीलैंड की बात करने के बाद झंडा लेके लोग खड़े रहते हैं, वो लेवल नहीं है। तो अभी हम ऐसा नहीं कह सकते ना कि हमारे देश में साक्षरता का दर या स्तर नहीं बढ़ रहा है। नहीं बढ़ रहा है, अभी बहुत 50 साल लगेगा हमको उस लेवल पर लाने में। हर कोई फोन यूज करता है, फोन में इंटरनेट है, अच्छे अच्छे वीडियोस जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लोग काम नहीं कर रहे। बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा है। मुझे लगता है कि संसद में कम से कम 40 घंटे इसको मिलने चाहिए। अगर 10-10 घंटे अन्य मुद्दों को तो इसको 40 घंटे मिलना चाहिए। मेरे पास बहुत थोड़ा समय है और 10-15 सेकंड का समय, मैं बहुत जल्दी से मैं एक्सपर्ट के पास जाना चाहूँगा। दीप्ति शर्मा, माफी के साथ मैं आपको रोक रहा हूँ। आनंद शर्मा जी की तरफ मैं जाऊँगा। आनंद जी, क्या सजेस्ट करेंगे सरकार को सीधे तौर पे? बस कंसाइज और सीधा कट टू कट सवाल आपसे, जल्दी से। सवाल ये है कि जो भी उन्होंने पॉलिसीज बनाई हैं उसको इम्प्लीमेंट करिए। किताबों में, फाइलों में नहीं रहनी चाहिए वो पॉलिसीज, और उनका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। यूएस वगैरह में देखिए, मैं अभी इस समय फिलाडेल्फिया से ही बोल रहा हूँ जी। 1970s में क्लीन एयर एक्ट उन्होंने लगाया था और उसको इम्प्लीमेंट किया, और उसके बाद से एयर क्वालिटी में निरंतर इम्प्रूवमेंट हुआ है। और हमारे यहाँ पॉलिसी भी है और एयर पोल्यूशन क्वालिटी की फोरकास्टिंग भी हो रही है, मगर जो जमीनी स्तर पर एक्शंस होने चाहिए थे, मुझे लगता है वहाँ थोड़ी विल की कमी है।
उसको सुधारना होगा। जब तक आप स्ट्रिक्ट एक्शंस नहीं लेंगे उन लोगों के खिलाफ जो पोल्यूशन ज्यादा फैला रहे हैं, और सारी हमारे पास नॉलेज है, रिसोर्सेज है, हम सब कुछ मालूम है हमें, पर फिर भी हम किसी तरह से उसको इम्प्लीमेंट नहीं करने में सफल रहे हैं। और जिस तरह से ये बात हो रही है कि हम ऐसे रेन करवाएंगे, आर्टिफिशियल रेन, वो बिल्कुल गलत है। इस विंटर सीजन में स्टेबल एटमॉस्फेयर उसमें नहीं होती है, उस तरह के एक्शन कृपया ना लें। उसके अलावा दूसरे जो एक्शंस हैं जहां हमारे हाथ में है उसमें करना होगा, बट मेरा मानना है कहीं विल की कमी है। ठीक बात है। खेमचंद शर्मा जल्दी से 10 सेकंड, विल की कमी क्या कहेंगे इस पे जल्दी से? बस मेरे पास 10 सेकंड में काट दूंगा, 10 सेकंड कंप्लीट करिए। वर्तमान सरकार प्रदूषण पे बहुत ज्यादा जागरूक है और प्रतिबद्ध है। इसको सुधारने के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। आप देखें ग्लोबल स्टैंडर्ड पे भी जो कार्बन एमिशन है उसको कम किया गया है। बहुत तेजी से हम लोग जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसका उपयोग कर रहे हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन। ठीक है, राजीव कक्कड़ साहब क्या कहेंगे आप लोगों को, कैसे बचें वो जल्दी से? सबसे पहली चीज है, ठंडक में अपने बंद कमरे में वेंटिलेशन रखें। रात के समय प्लास्टिक और लकड़ी जला करके वो चीजें ना जलाएं जो कि सीधे अक्सर हम लोग देखते हैं कि बंद कमरे में लोग बाग लकड़ी और जला के सोते हैं और सवेरे मृत पाए जाते हैं। गर्मी में, ठंडक में ये चीज बिल्कुल गलत है कि सिगरेट पीने से गर्मी आ जाती है। बिल्कुल नहीं आती है, आपके लिए हानिकारक है, वो भी कार्सिनोजेनिक है, वो भी पोल्यूशन का एक कारण है। अल्कोहल पीने से कोई भी गर्मी नहीं आती है। शुरू में लगता है, 1 या 2 घंटे के बाद में ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती है और बॉडी की अपनी हीट निकल जाती है। बच्चों को ब्रांडी ना पिलाएं कि उनको ठंडक में गर्मी आ जाएगी। उन चीजों को उपयोग करें। जो एस्थमेटिक पेशेंट है, जो सांस के पेशेंट हैं, वो अगर वॉक करने जा रहे हैं तो सन निकलने के बाद जाएं। सड़क के ऊपर जहां बहुत पोल्यूशन, वहां दौड़ने की जरूरत नहीं है, एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। अंदर डीप में जो गार्डन है, जो आपके लॉन है, वहां पर जाकर के एक्सरसाइज करें। अपने जो प्रेग्नेंट वुमेन है, अपने आप को प्रोटेक्ट करें। रात में मॉस्किटो रिपेलेंट जिसमें फ्यूम्स निकलती हैं उनका उपयोग ना करें। जो है, जिनको सांस की तकलीफ है, कोशिश करें कि इस मौसम में वो लोग इस बात का ध्यान रखें कि अननेसेसरी ओवर मेडिकेट ना करें, और जैसे ही परेशानी शुरू हो किसी भी फिजिशियन के पास में जाकर के उसका इलाज कराएं। इनहेलर्स और नेबुलाइजर नुकसान नहीं करते हैं, आदत नहीं पड़ती है। अगर एस्मेटिक है तो उनका उपयोग करें। इसमें गोलियों से 1/1.25 हिस्सा ही जाता है, लोकल उसका एप्लीकेशन है, इसलिए उनको ना करके सांस के जो पेशेंट हैं उनके ऊपर ध्यान दें और स्वस्थ चीजें खाएं। आजकल बासी चीजें ना खाएं, फ्रेश चीजें लें, जंक फूड का उपयोग ना करें। बंद कमरों में पार्टी करना, अभी न्यू ईयर आ रहा है, बंद कमरों में वेंटिलेशन नहीं है, वहां पे स्मोक भी हो रही है, अल्कोहल भी हो रहा है, जंक फूड भी हो रहा है। अपने आप को बहुत बहुत प्रोटेक्ट करें, शुक्रिया। अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट अब करें। टाइम ओवर शूट कर गया, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर कक्कड़ ने दी। सभी मेहमानों को बहुत धन्यवाद, दर्शकों को बहुत धन्यवाद। बड़ी महत्वपूर्ण सलाह एक्सपर्ट ने दी है, उसको आप लोग मुझे लगता है अंगीकार करेंगे। लेकिन ये बड़ी चुनौती है और संसद में प्रदूषण पर चर्चा होगी, ये मेरे लिए और तमाम देशवासियों के लिए बहुत सुखद अनुभूति होगी। और एक नई अच्छी खासी नीति अगर बने इस पर और उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, जैसा आनंद शर्मा ने कहा कि इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम कमज़ोर हैं, अगर वहाँ मजबूती के साथ खड़े होंगे तो इस चुनौती का सामना कर लेंगे। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का